नमस्कार। तृतीय वर्ष कला प्रश्न पत्र क्रम 11 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, इस विषय के अंतर्गत हम इकाई नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आज की तासिका में हम बोलियों के बनने के कारण, बोलियों के महत्व पाने के कारण, भाषा और बोली में क्या अंतर है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे प्रथम हम देखते हैं बोली जो है। बोली यह शब्द अंग्रेजी के डायलेक्ट का प्रतिशब्द है। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने इसे विभाषा, प्रांतीय भाषा, उपभाषा आदि भी नाम दिए हैं। वस्तुतः बोली विभाषा की तुलना में बहुत छोटी होती है, अर्थात बोली विभाषा के अंतर्गत अपेक्षाकृत छोटा स्थानीय रूप है और उपभाषा के बारे में ऊपर विवेचन में कहा गया है कि एक भाषा के अंतर्गत मिलती जुलती बोलियों के समूह से उपभाषा बनती है। उपभाषा कोई स्वतंत्र भाषा न होकर सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा और बोली में अंतर निर्दिष्ट करना यह बात सरल बात नहीं है, यानी कि आसान नहीं है। प्रायः लोग भाषा के लिए बोली और बोली के लिए भाषा शब्द भी प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हारी भाषा मेरी समझ में नहीं आती, उसकी बोली मेरी समझ में नहीं आई, इस प्रकार से बात करते हैं। हम कभी ब्रज भाषा, अवधी भाषा और कभी ब्रज बोली, अवधी बोली ऐसा भी प्रयोग करते हैं। फिर भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बोली का पृथक रूप स्पष्ट करना ही पड़ता है, यानी कि बोली और भाषा में अंतर है और बोली के लिए यह पृथक अलग स्थान जो है वह स्पष्ट उन्हें करना ही पड़ता है। बोली का अपना पृथक स्थान होता है, यानी कि वह अलग स्थान है। बोली किसी भाषा का एक रूप है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती है और उक्त भौगोलिक क्षेत्र में और उक्त भाषा के मानक या साहित्यिक रूप से पर्याप्त अंतर हमें दिखाई देता है। बोली का अस्तित्व उच्चारण का ढंग, व्याकरणिक गठन पर निर्भर करता है। बोली का प्रयोग दैनिक कामकाज के लिए किया जाता है और बोली का जो क्षेत्र होता है वह सीमित होता है। भौगोलिक उपक्षेत्र, पूर, नदी, पहाड़ आदि के कारण एक भाषा क्षेत्र में संबंध और संपर्क जो है वह टूट जाने से बोली का निर्माण होता है या बोली का जन्म होता है, ऐसा कहा जाता है। यानी कि इन कारणों से जो क्षेत्र होता है, एक भाषा का क्षेत्र या संबंध या संपर्क टूट जाता है, तभी बोली का निर्माण वहाँ पर हो जाता है। इसके आगे बोलियों के बनने के कारण कौन से होते हैं वह देखते हैं संक्षिप्त रूप में। बोलियों का जो अलग इकाई विकसित होने में प्रमुख कारण जो माना जाता है वह भौगोलिक कारण होता है। जब एक भूखंड के लोग किसी प्राकृतिक संकट के कारण यदि अपना जो मूल क्षेत्र होता है वह मूल क्षेत्र छोड़कर अन्य स्थान को चले जाते हैं, तो उसकी भाषा का विकास जो है वह अवरुद्ध हो जाता है, मतलब उसमें रुकावट आ जाती है विकास में, और इसी कारण वह बोली का रूप धारण कर लेती है।
इसके साथ ही कभी कभी लोग राजनैतिक या आर्थिक कारणों से भी अपना क्षेत्र छोड़कर कहीं दूर जा बसते हैं और वहाँ जाने के बाद उनकी नई बोली विकसित हो जाती है तथा भूकंप या जलप्लावन आदि की स्थितियों में भी लोग क्या करते हैं कि अपना मूल क्षेत्र छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं और उनकी भाषा एक बोली का रूप धारण कर लेती है क्योंकि उनका सामाजिक संपर्क जो है वह अपने क्षेत्र से टूट जाता है और उसी कारण भाषा का रूप जो है वह बोली में परिवर्तित हो जाता है, उसका क्षेत्र वह सीमित हो जाता है। इसके साथ ही बोलियों के बनने महत्व पाने के कारण इसमें जो कारण बताए जाते हैं वह इस प्रकार से है। कोई कोई बोली अपने आसपास की बोलियों को दबाकर प्रभावशाली हो जाती है या अपना जो विकास है वह ज़्यादा पा लेती है या उसके क्षेत्र की अन्य कोई बोली के अपने प्रभावशाली होने के कारण उसके क्षेत्र में जो कुछ भी अन्य बोलियां होती है वह बोलियां मंद हो जाती है और तब ऐसी अवस्था में वह बोली भाषा का रूप धारण कर लेती है। इसके साथ ही आगे किसी बोली में जब साहित्यकार श्रेष्ठ साहित्य की रचना कर देता है तो वह बोली भाषा का रूप धारण कर लेती है, यानी कि ऐसी कोई बोली होती है कि उस बोली में बहुत ज़्यादा मात्रा में जब साहित्य का निर्माण हो जाता है तो वह बोली जो है वह भाषा का रूप धारण कर लेती है। धार्मिक श्रेष्ठता भी बोली को विशेष महत्व प्रदान करती हुई दिखाई देती है। कृष्ण का संबंध मथुरा से होने के कारण वहाँ आसपास बोली जाने वाली ब्रज बोली भाषा के रूप में विकसित हो गई। इस ब्रज बोली का विकसित होने में सूरदास और रसखान जैसे श्रेष्ठ कवियों ने अपनी लोकप्रिय साहित्यिक रचनाओं से ब्रज भाषा को समृद्धि के शिखर पर लाकर पहुंचा दिया, यानी कि सूरदास और रसखान ने जो साहित्य निर्माण किया वह ब्रज बोली में होने के कारण वह बोली जो है वह भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। वह केवल ब्रज बोली न रहकर ब्रज भाषा कहलाने लगी और रीतिकाल तक संपूर्ण साहित्य रचना का एकमात्र माध्यम जो है वह ब्रज बोली या ब्रज भाषा रही है। इसके साथ ही गुरु गोविंद सिंह का गुरुमुखी लिपि में लिखा हुआ साहित्य भी ब्रज भाषा में ही लिखा गया साहित्य है। इस बात से स्पष्ट होता है कि इससे ही ब्रज भाषा के महत्व का पता हमें चलता है। इसके बाद भाषा और बोली में क्या अंतर है, इस मुद्दे की ओर बढ़ेंगे। अपने हृदयगत विचारों को प्रकट करने के लिए मनुष्य जिस साधन को अपनाता है वह भाषा है। भाषा की उत्पत्ति व्यक्ति में होती है और भाषा का संबंध जो है वह समाज से होता है। भाषिक समुदाय की सबसे छोटी इकाई परिवार मानी जाती है। परिवार में आरंभ होकर गांव, जिला, प्रदेश, देश, राष्ट्र तथा विश्व, इस प्रत्येक स्तर में भाषा का भेद देखा जा सकता है। मूल बोली अनुकूल परिस्थितियों में परिवर्तित होकर भाषा बनती है। उपबोलियाँ, बोलियाँ, इनका सामूहिक रूप ही भाषा माना जाता है।
भाषा और बोली में शुद्ध भाषा वैज्ञानिक स्तर पर भेद बतलाना यह बात कठिन दिखाई देती है। इसमें स्थूल रूप से बोली हम उसे कहते हैं जो बहुत सी मिलती जुलती बोलियों का सामूहिक रूप होती है। इसमें अंतर तात्विक न होकर व्यावहारिक होता है। इसे अनेक विद्वानों ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है। जो सामान्यतः कुछ बातें कही जा सकती है, उसमें कुछ बातें इस प्रकार दिखाई देती है। भाषा का क्षेत्र जो है वह अपेक्षाकृत बड़ा होता है, यानी कि व्यापक होता है, और बोली का क्षेत्र यह छोटा होता है, सीमित होता है। यानी कि बोली जो है वह सीमित क्षेत्र में प्रयोग लाई जाती है, तो भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। भाषा के अंतर्गत जो बोलियां होती है उनमें पारस्परिक बोधगम्यता रहती है, लेकिन दो भाषाओं में यह बोधगम्यता नहीं होती। एक भाषा की एक या अधिक बोलियां हो सकती है, इसके विपरीत भाषा बोली के अंतर्गत नहीं आती, अर्थात बोली में एक या अधिक भाषाएं नहीं हो सकती। किसी भाषा से बोली जो होती है वह किसी भाषा से उत्पन्न होती है। इस प्रकार भाषा और बोली में माँ बेटी के जैसा संबंध माना जाता है। इसके आगे बोधगम्यता के आधार पर ही इस संबंध में कुछ बातें कही जा सकती है। यदि दो व्यक्ति जिनका बोलना, ध्वनि, रूप आदि की दृष्टि में एक नहीं है, किंतु वे एक दूसरे की बातें काफ़ी रूप से समझ लेते हैं, तो उनकी बोलियां जो है वह किसी एक भाषा की बोलियां है, यह बात यहाँ पर स्पष्ट होती है। अर्थात पारस्परिक बोधगम्यता किसी एक भाषा की कसौटी है। इसके विपरीत विभिन्न भाषाओं के बीच या तो यह बोधगम्यता बिल्कुल नहीं होती, जैसे अंग्रेजी और हिंदी में यह बोधगम्यता जो है वह बिल्कुल नहीं दिखाई देती, या कम मात्रा में होती है, जैसे पंजाबी और हिंदी इन दो भाषाओं के बीच में यह बोधगम्यता जो है वह कम मात्रा में दिखाई देती है। यह बोधगम्यता का आधार भी बहुत तात्विक नहीं है। उदाहरण के लिए हरियाणवी भाषी पंजाबी भाषी को काफ़ी रूप से समझ लेता है, किंतु अवधी भाषी जो है वह उस सीमा तक नहीं समझ पाता। यद्यपि हरियाणवी एवं अवधी हिंदी भाषा की बोलियां है और पंजाबी यह एक स्वतंत्र भाषा है, इसलिए हिंदी और पंजाबी भाषा में बोधगम्यता दिखाई देती है। इसके बाद आगे भाषा प्राय साहित्य, शिक्षा तथा शासन के कार्यों में भी व्यवहृत होती है, किंतु बोली का क्षेत्र जो है वह लोक साहित्य और बोलचाल में ही उसका प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए भाषा और बोली में अंतर यहाँ पर स्पष्ट होता है। यद्यपि इसके अपवाद भी कम मिलते हैं, विशेषता साहित्य में। उदाहरण के लिए आधुनिक काल से पूर्व हिंदी का सारा साहित्य जो है वह ब्रज और अवधी, राजस्थानी, मैथिली आदि तथाकथित बोलियों में ही लिखा गया है, और इसीलिए उसे भाषा का रूप जो है वहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। भाषा का
मानक रूप होता है, किंतु बोली का मानक रूप नहीं होता। भाषा में व्याकरणिक दृष्टियों से देखा जाता है तो बोलियों में व्याकरणिक जो बातें होती है वह कम मात्रा में दिखाई देती है। भाषा बोली की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित होती है, अतः औपचारिक परिस्थितियों में प्राय इसी का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। बोली बोलने वाले भी अपने क्षेत्र के लोगों से तो बोली का प्रयोग करते हैं, किंतु अपने क्षेत्र के बाहर के लोगों से वह भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देता है। इस प्रकार भाषा और बोली का अंतर जो है वह वैज्ञानिक न होकर समाज भाषा वैज्ञानिक है, ऐसा माना जाता है। इस प्रकार से भाषा और बोली में अंतर जो है वह देखा जा सकता है।